हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रूस ने Tu-160 बम्बर जहाज को जो है ऑफर किया है। रूस ऑफर Tu-160 बम्बर। रूस ने भारत को अपने घातक Tu-160 और Tu-22M3 बम्बर एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं। भारत इस सौदे में दिलचस्पी भी दिखा रहा है। वजह है कि हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान चीन के बम्बर जहाज लंबी दूरी तक भारी यात्रा में विस्फोट ले जाने में सक्षम है। भारत में बने स्वदेशी बम्बर जहाज का पहला लुक जारी है। इस बम्बर के पहले लुक जारी होने और पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी काफ़ी समय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जहाज़ को कई तरह से कई मौसमों में अलग अलग ऊंचाइयों पर टेस्ट किया जाता है। पर भारत की चुनौतियों देखकर इंतजार नहीं करेगी, लिहाजा भारत ने बम्बर जहाज खरीदने का मन बना लिया अपने पुराना रक्षा पार्टनर रूस से। खबर है कि रूस ने भारत को Tu-160 और Tu-22M3 बम्बर एयरक्राफ्ट ऑफर किया। Tu-160 को व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। लंबी दूरी तक मार करने में ये विमान अपनी काबिलियत कई जगहों पर साबित कर चुका है। दूसरा जहाज Tu-22M3 पहले इसे इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाता था, पर किन्हीं कारणों से ये डील बीच में अटक गई थी। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 2296 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें फाइटर से लेकर ट्रांसपोर्ट जहाज तक शामिल है। पर भारत की एयर फ्लीट को देखें तो एक जहाज की कमी दिखती है, और वो है बम्बर एयरक्राफ्ट। वहीं भारत का पड़ोसी और प्यारा दोस्त चीन अपना मानव रहित बम्बर पेश करने वाला है। भारत के लिए क्यों यह चिंता की बात है तो मानेंगे, पर हम पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बम्बर एयरक्राफ्ट क्या भला है जिसकी इतनी बातें हो रही। साल 1911 में प्रथम विश्व युद्ध से पहले एक जंग हुई। इस जंग को इटालो तुर्किश वार के नाम से जाना जाता है। इटली को चाहिए थे कि नॉर्थ अफ्रीका के देश जहां वो अपनी कॉलोनी बना सके। इसके लिए उन्हें तुर्की के प्रांत ट्रिपोलितानिया और साइरेनिका, जो आज का लीबिया है, वहां कब्जा करना पड़ा। और इसी के साथ शुरू हुई ये जंग। राइट बंधुओं की बदौलत तब तक जहाज अस्तित्व में आ चुके थे, इसलिए जहाज का इस्तेमाल भी इस जंग में हुआ था। दिसंबर 1911 में एक इटालियन जहाज निगरानी के लिए तुर्की के दल के ऊपर था। उसी दौरान जहाज ने 4 ग्रेनेड फेंके गए और यहीं से इजाद हुआ एक टर्म बम्बर जहाज, यानी वो जहाज जिसमें बम गिराए जा सके। इसके बाद आया एयरशिप का दौर। एयरशिप्स का इस्तेमाल बम गिराने के लिए किया जाने लगा। स्पीड कम होने से आसान टारगेट भी थी। इसके बाद इसकी जगह भी ऐसी प्लेन्स ने जिन्हें खासतौर पर बम गिराने के लिए बनाया जाता था। इस दौर में फ्रांस का एक जहाज वाइजिन एक बहुत ही लोकप्रिय जहाज था। फिर इसके बाद तो लेकोस्टर से लेकर जर्मनी के स्टुकोर विमानों ने द्वितीय विश्व युद्ध में खूब सुर्खियां बिटोरी। डाइव लगाकर टारगेट के ठीक ऊपर जाना, फिर बम गिराना। बम गिराने का ये तरीका खूब प्रचलित हुआ। फिर आगे चलकर हिरोशिमा और नागासाकी तो सबको याद है। इसमें भी अमेरिका के उस समय के उन्नत बम्बर B-29 का इस्तेमाल हुआ। बात हो अगर एयर पावर की, तो बम्बर जहाज़ों का दबदबा हमेशा से रहा है। बम्बर जहाज मुख्य तौर पर 2 तरीके होते हैं, स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल। स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग के लिए बड़े और भारी जहाज इस्तेमाल होते हैं, वहीं जो काफ़ी दूरी तक जाकर बम गिराने में सक्षम है। वहीं टेक्टिकल बम्बर का इस्तेमाल कम दूरी के लिए मिशंस में किया जाता है। ये जहाज दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट पर बम गिराते हैं, जिसमें ज़मीन पर लड़ने वाली सेना को मदद मिलती है। जिन देशों के पास बम्बर जहाज है उनकी एयर पावर का लोहा सभी मानते हैं। वजह है कि इन जहाज़ों की क्षमता, बम्बर जहाज कई हजार किलोग्राम तक के बम विस्फोट ले जाकर सटीक ढंग से वार करते हैं, जिसमें कोलेट्रल डैमेज की संभावना कम होती है। भारतीय एयरफोर्स लगातार आधुनिक और मॉडर्न बनने की राह पर अग्रसर है। लगातार नए नए प्रयोग जारी है जो भारत की एयर पावर को नई ऊंचाई दे सके। पर भारत के पास अभी भी कोई बम्बर जहाज नहीं है। वहीं प्यारे पड़ोसी चीन को देखें तो उसके पास बम्बर जहाज के कई बेड़े हैं, जो काफ़ी दूरी तक दुश्मन तक वार करने में सक्षम है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में कनाडा और अमेरिका ने अलास्का के पास एक चीनी बम्बर को इंटरप्ट किया। भारत अभी बम्बर जहाज़ों पर काम कर रहा है। साथ ही भारत ने अमेरिका के B-1 सीरीज के बम्बर जहाज खरीदते हुए भी दिलचस्पी दिखाई। अगले वाले पड़ोसी चीन के पास बगल वाले पड़ोसी माने पाकिस्तान को देखे तो उसने 1965 में एक जुगाड़ अपनाया था। पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले C-130 को मॉडिफाई किया, जिसका इस्तेमाल भारत के एयर बेसेस पर हमला किया गया था।
अभी पाकिस्तान कुछ जहाज़ों को मॉडिफाई करके उनका इस्तेमाल कर रहा है, चूँकि नए बम्बर की तुलना में मॉडिफिकेशन करके काफ़ी कम खर्च आता है, लिहाजा पाकिस्तान ये तरीका अपनाता है। भारत अपने बम्बर पर काम कर रहा है और इससे डेवलप और टेस्टिंग होने तक के लिए भारत को निश्चित तौर पर कोई ना कोई विकल्प तलाशना होगा। खबर है कि भारत अमेरिका मेड B1 बम्बर में दिलचस्पी दिखा रहा है, साथ ही भारत रशियन मेड टुप्लो में भी इंटरेस्टेड है। अब एक सवाल मन में उठता है कि भारत ने बम्बर जहाज पहले क्यों नहीं खरीदे? क्यों भारत ने फाइटर जेट्स, मल्टीरोल फाइटर जेट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया? इसका मुख्य वजह है कि भारत की चुनौती है। भारत ने अभी तक पाकिस्तान की चीन से जंग लड़ी है। वैश्विक युद्धों में जैसे ही तालिबान या इस्लामिक स्टेट से जंग में भारत का रोल नहीं रहा। भारत ने हमेशा अपनी सीमा पर जंग लड़ी, इसलिए उसे कभी बम्बर की कोई खास ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसके उलट अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन जैसे देशों ने दूसरे उपमहाद्वीप में भी जंग लड़ी। जैसे अमेरिका 2 दशक तक अफगानिस्तान में रहा, इसलिए भारत के उलट बम्बर जहाज उनकी रेगुलर फ्लीट का हिस्सा रहा। पर अब जैसे जैसे भारत का कद और क्षमता बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं। इसलिए वर्तमान में भारत के लिए बम्बर जहाज की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसी के साथ अगर देखें हाउ मच डॉज ए TU-160 बम्बर कोस्ट, तो ईच यूनिट ऑफ TU-160 बम्बर एस्टिमेटेड जो कोस्ट है $163 बिलियन इसका कोस्ट आएगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट रशिया ऑफर्स फाइटर जेट TU-40 और 160 टू इंडिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।